हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक 3D का, जो प्लेन हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। पहले इसका मतलब समझेंगे, देखेंगे क्या है, और जब तक हम इस क्वेश्चन के इस टॉपिक के दो एग्जाम्पल या दो क्वेश्चन कर नहीं लेंगे तब तक ये टॉपिक पक्का नहीं होगा। तो इसके दो ही क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, ठीक है, 10th एंड 11th, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, और एक एग्जाम्पल है, वो बिल्कुल उनके ही जैसा है। तो वो मैं यहीं करा दूंगा, अभी के अभी हम कर लेंगे, ठीक है। तो इससे ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमसे क्या बोल रहा है, ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना होगा, जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, एक ये प्लेन हो गया, दूसरा इसको इसी लाइन पे काट रहा है, वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। तो ये जो लाइन बन रही है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब इस इंटरसेक्टिंग लाइन से कितने प्लेन जा सकते हैं? अगर तुम 3D में इमेजिनेशन कर सकते हो बच्चों खुद से, तो तुम देख सकते हो इस लाइन से इनफाइनाइटली मैनी प्लेन्स जा सकते हैं। देखो, एक तो ये जो मेरा पाम है हाथ का, ठीक है, एक तो यही हो गया प्लेन, एक थोड़ा सा बेंड कर दूं, दूसरा प्लेन हो गया, तीसरा हो गया। तो हर एंगल पे मैं इसको बेंड करता चला जाऊंगा तो नए नए प्लेन आते चले जाएंगे। तो ऐसे इनफाइनाइटली मैनी प्लेन्स जा सकते हैं, ठीक है। तो उन सारे प्लेन्स की इक्वेशन हमें एक साथ लिखनी है, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। मान लो ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है। प्लेन 1 की इक्वेशन दे रखी है हमें a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इक्वल टू 0, d1 इक्वल टू 0। मैंने इसमें कार्टेशियन फॉर्म लिए, वेक्टर फॉर्म का भी सेम ही होगा, वरना अगर तुम्हें नहीं आइडिया लगे तो वेक्टर फॉर्म को पहले कार्टेशियन फॉर्म में कर लेना, उससे इजी हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, अब यहां से दूसरे प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो ये दो प्लेन्स की इक्वेशन हमें दे रखी है। प्लेन की इक्वेशन को बच्चों हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नया टॉपिक नहीं है, नई चीज नहीं है, तो घबराओ मत। पाई बस ये है कि इस होल थिंग को, जो भी मैंने इस बॉक्स के अंदर डाला है, उसको लिख देंगे पाई, कि ये चीज पाई है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसको पाई 1 लिख देते हैं, जो कि है इस प्लेन की इक्वेशन। ये सेकेंड इक्वेशन है, तो इसको पाई 2 लिख देंगे। एक्चुअली ये इक्वेशन नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक्सप्रेशन है। इक्वेशन जब होता है जब इक्वल टू के साइन और 0 को हम कंबाइन करके ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा पाई 2, सेकेंड पाई 1, ठीक है। सब कुछ इस तरफ आ जाना चाहिए। अगर d इस तरफ था तो इसको इधर ले लो, जैसे कि 7 इधर था तो इधर ले लो, इधर 0 होना चाहिए, कहने की बात ये है, ठीक है। अब इन दोनों की इक्वेशन हमें पता है, तो वो सारे प्लेन्स जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाएंगे उनकी इक्वेशन होगी पाई 1 ये वाली प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पाई 2 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास फॉर्मूला इंटरसेक्टिंग प्लेन्स निकालने का, ठीक है। तो हम यहाँ प्लेन्स, पहले तो आ गया प्लेन्स, ठीक है, खूब सारे प्लेन जाएंगे। इसमें जो ये लैम्डा होगा ये वेरिएबल होगा, ठीक है। अब जैसे एक बार रख देते हैं, फिर मैं समझाता हूं लैम्डा का मतलब। और तो ये पहले पाई 1 रखा, तो वो आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया पाई 1, ये हो गया पाई 2, ये रहा लैम्डा। लैम्डा सबसे सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा। दोनों में से किसी को भी तुम फर्स्ट और सेकंड ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वो सारे प्लेन्स की इक्वेशन आ गई जो कि इस इंटरसेक्शन से जाएंगे। ये रहे वो प्लेन्स। मैं क्यों इनको मल्टीपल प्लेन्स कह रहा हूं, क्योंकि इसमें एक
एक्स वाई जेड के अलावा एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है लेमडा। लेमडा की वैल्यू 1 डालोगे एक प्लेन आ जाएगा, 2 डालोगे दूसरा आ जाएगा, 3 डालोगे तीसरा, 4 डालोगे चौथा, 1.5 डालोगे तो और कुछ, ऐसे करके इनफाइनाइटली मैनी प्लेन्स आ जाएंगे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा पे। घुमा फिरा के तुम्हें लेमडा की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया टॉपिक यहां पर हमारा। अब इसके जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हें इस फॉर्म में नहीं छोड़ के आना, तुम्हें लैम्डा की भी वैल्यू निकाल के आनी पड़ेगी। वो कैसे निकाली जाएगी? उसके लिए तुम्हें दो प्लेन की इक्वेशन के साथ साथ एक प्रॉपर्टी दे रखी होगी। कोई भी प्रॉपर्टी दी हुई हो सकती है वो बच्चों, कुछ भी। दोनों क्वेश्चन में अलग अलग प्रॉपर्टी दी हुई है, तो दोनों क्वेश्चन में हम अलग अलग प्रॉपर्टी डाल के लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, दोबारा सुनो। क्वेश्चन में जब भी ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, उसका मतलब दो तो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है जिनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, प्लस एक प्रॉपर्टी दे रखी होगी, वो कुछ भी हो सकती है, कोई यूनिक प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का यूज करके किसी तरह इसमें हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। इतना क्लियर होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। एक्सरसाइज, सारे बच्चे खोल लो एक्सरसाइज, मैं भी खोल रहा हूं। कहाँ गई एक्सरसाइज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। तो उसमें दो प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और दिया हुआ है कि वो जो प्लेन जो हमें निकालना है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, वो प्लेन इस पॉइंट से पास होना चाहिए जो पॉइंट है 2, 1, 3। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दी हुई है वो यही दी हुई है कि वो प्लेन पास हो रहा है 2, 1, 3 से। तो इस केस में वो प्रॉपर्टी है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन निकालेंगे, फिर हमें पता है ये ऐसा प्लेन निकालना है जो इस पॉइंट से पास हो, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट को उठा के एक्स वाई जेड की जगह डाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और फिर वापस से लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन में डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप दोबारा से करते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि कैसे करना है। तो दो प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है, r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k, r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन दे रखी है r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k, 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9 दे रखा है शायद। और जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे रखी है वो दे रखी है 2, 1, 3, इस पॉइंट से पास हो रहा है वो, तो पासिंग पॉइंट दे रखा है हमें, ठीक है, ये पासिंग पॉइंट है, ठीक है भाई। एक बार चेक कर लेते हैं, इक्वेशन गलत तो नहीं लिखी, बिल्कुल सही है एकदम। अब मैंने तो तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में बताया था, तो तुम भी कन्वर्ट कर लो इनको कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट? r की वैल्यू होती है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इससे इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो तो हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3j इक्वल टू 7। 7 को लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस 7 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी, इसको करेंगे x से, r की वैल्यू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के जो हमेशा होती है, वापस करेंगे तो 2 का करेंगे 2x प्लस 5y प्लस 3z, 9 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दो आ गई हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। तो ऐसे प्लेन्स जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाएंगे, वो प्लेन्स क्या होंगे? पहले इसकी इक्वेशन प्लस लैम्डा, फिर इसकी इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गई। तो ये आ गए वो सारे प्लेन्स की इक्वेशन जो कि इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होगा। बस अब लैम्डा निकालने की जरूरत है ताकि हम उस प्लेन को निकाल सकें जो इस पॉइंट से पास हो, क्योंकि वो कोई यूनिक प्लेन होगा जो इस पॉइंट से भी पास हो रहा होगा, इनके इंटरसेक्शन से भी और इस पॉइंट से भी। तो उसके लिए लैम्डा निकालते हैं। कैसे? जो वो प्लेन होगा
इस पॉइंट से पास करेगा तो इस पॉइंट को उठा के इसमें रख देंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो। तो क्या आ जाएगा भाई, यहां डालते हैं एक्स वाई जेड की जगह 2 1 3, एक्स वाई जेड की जगह 2 1 3, तो यहां डालेंगे 2 2 इंटू 2 4, 2 3 3 जा 9 माइनस 7 प्लस लैम्डा, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1, जेड की जगह 3, ये कट गया, 5 प्लस 4 9 हो गया, ये 6, ये माइनस 16, तो ये हो गया 10, माइनस का 10, सो माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा आ गया हमारा 10 डिवाइडेड बाय 9, लैम्डा की वैल्यू आ गई। इसके बाद इतना क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, प्लेन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास करे। इस पॉइंट से पास करने पे लैम्डा की वैल्यू आ रही है, ये तो उठा के इसमें डाल देंगे, ये स्टेप भी लास्ट में करके आना है। यहां डालेंगे 10/9, तो फाइनल इक्वेशन आएगी 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस 10/9 2x माइनस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। अब तुम क्या कर सकते हो, 9 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई, 10 के अंदर मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व कर सकते हो, जो भी आएगा वही तुम्हारा फाइनल इक्वेशन होगी। अब देखो 10 को अंदर मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 20/9x, उसको इस x में ऐड कर देना, जो भी आएगा वो छोड़ना है, ठीक है। या तो फिर तुम 9 सब में मल्टीप्लाई करके, यहाँ 9 कट जाएगा, यहाँ सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर भेज दो। ये बेसिक चीजें ये तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी में अगर एग्जाम में एंड पॉइंट हो, तुम्हारे पास टाइम ना बचे, तो इतना भी छोड़ के आओगे तो 99.9% चांसेस है कि तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वरना तो मल्टीप्लाई करके आ जाना, कोई सन की टीचर होगा तो नंबर काट लेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कि प्लेन दूसरी प्रॉपर्टी अगर हमें दी हुई हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं एक्सरसाइज का, जिसमें प्रॉपर्टी चेंज हो गई होगी, दो प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई होगी और प्रॉपर्टी चेंज हो गई होगी। तो जरा देखते हैं, अब जो दो प्लेन दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं पहले। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। पहले दो प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। दूसरा प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। 1 को इधर ले आओ, 5 को भी इधर ले आओ, ठीक है। तो ये बन गई अब पाई 1 और पाई 2, हमें पता है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाए तो ये पाई 1 और पाई 2 हो गई, इतना दिमाग में रखना है। और एक प्रॉपर्टी जो दी हुई है वो क्या है, जो वो नया प्लेन आएगा वो प्लेन किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक और प्लेन दे रखा है, परपेंडिकुलर होना चाहिए इस प्लेन के, x माइनस वाई प्लस जेड, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा, तो यहां पर हमें एक और कॉन्सेप्ट करना था, दो प्लेन के बीच का एंगल, ठीक है, तभी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले वही टॉपिक कर लेते हैं, क्योंकि वो टॉपिक नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें दो टॉपिक्स यूज हो रहे हैं, एक टॉपिक जो मैंने नहीं कराया है। तो पहले वही टॉपिक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, फिर उसके बाद वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, करवाना जरूरी है, ठीक है। तो पहले वो टॉपिक कर लेते हैं। टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, दो प्लेन के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और इस टॉपिक को करने के बाद वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे, टू प्लेन्स, ठीक है। तो बहुत गर्मी हो रही है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, हमें पता, तो पहले एक बार दो प्लेन ले लेते हैं। ये रहे दो प्लेन, हमारे पास दो प्लेन पहले से ही है, तो ये कोई भी दो प्लेन ले लेते हैं, इनका उनसे मतलब नहीं है, मैं दोबारा लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा। तो ये दो प्लेन है जिनके बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल। दो प्लेन के बीच का एंगल देखो कैसे निकालते हैं,
ये हो गया मान लो तुम्हारा फर्स्ट प्लेन और ये हो गया मान लो तुम्हारा सेकंड प्लेन, ठीक है, इस तरीके से। अब इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है। तुम्हें पता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा n1, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा n2, ठीक है। दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, बिल्कुल होगा। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। हमें एंगल कौन सा निकालना है? इनका एक्यूट एंगल, ये वाला एंगल, या ये ना बोलो, ये वाला एंगल थीटा, एक्यूट एंगल। अब देखो अगर ये थीटा होगा तो हम ये कह सकते हैं ये वाला 180 माइनस थीटा होगा। ये दोनों 90 के हैं तो इस क्वाड्रिलेटरल में सम का फॉर्मूला लगा देना, चारों का सम 360, 90 90 कट के इन दोनों का सम 180 आ जाएगा। ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये वाला एंगल हो जाएगा दोनों नॉर्मल्स के बीच का एंगल थीटा। तो अभी हम यहाँ से देख सकते हैं कि दो प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वही उन दोनों के नॉर्मल्स के बीच में एंगल होता है, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? उन दोनों का परपेंडिकुलर। तो दोबारा सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। उन दोनों के नॉर्मल वेक्टर के बीच में अगर तुम एंगल निकाल दोगे तो वही एंगल होगा प्लेन के बीच का भी। तो तुम्हें प्लेन के बीच का स्पेशल एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन दोनों के नॉर्मल वेक्टर निकालो, उनके बीच का एंगल निकाल दो। तो देखो किसी भी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्लेन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी, डी उस तरफ और डी से कोई मतलब नहीं है। इसका जो नॉर्मल वेक्टर आएगा शायद हम पढ़ भी चुके हैं पहले, वो कैसे आएगा? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस तरीके से आएगा, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है नॉर्मल वेक्टर निकालते समय, ठीक है भाई। इतना समझ आ गया कि नॉर्मल कैसे निकालेंगे। उसके बाद उन नॉर्मल्स के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है हमें, निकाल देते हैं। इसका नॉर्मल क्या आएगा? इसके ए बी सी 1 1 1 है तो पहला नॉर्मल जो आएगा n1 वो आएगा हमारा 1i प्लस 1j प्लस 1k। तो i प्लस j प्लस k लिख देता हूं मैं इसको। इसका जो नॉर्मल आएगा वो आएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। ये दूसरा नॉर्मल हो गया। दो वेक्टर्स आ गए हमारे पास। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हमें अच्छे से आता है। कैसे निकालेंगे भाई? दो वेक्टर के बीच का एंगल cos थीटा इक्वल टू दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फिर उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। ये हमने पढ़ा था अच्छे से वेक्टर्स में और कई बार यूज कर चुके हैं। फिर थीटा उधर चला जाएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स a डॉट b बाई a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे आएगा? पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो cos थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट, i वाले का i वाले से 2, j वाले का j वाले से 3, k वाले का k वाले से 4, क्योंकि ये 1 1 1 है वो 2 3 4 है तो ये आएगा। डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3, उसका मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सम करेंगे तो रूट 29 आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आ गया। अब दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा? थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 9 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 29। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, रैशनलाइज करना है कर देना, वरना इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंगल के अंदर तो ऐसे निकालते हैं दो प्लेन्स के बीच का एंगल। ये तुम्हें पता होना चाहिए अच्छे तरीके से कि दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल होता है उनके नॉर्मल्स के बीच में। नॉर्मल मतलब दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर। वो कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट से। ये देखो इसका नॉर्मल वेक्टर ए बी सी से निकाला, ए आई बी जे सी के, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे, दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं लौट के क्वेश्चन पे।
तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारा जो एक मिनट, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि दो प्लेन दे रखे हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन निकालना है जो कि तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वो तीसरा प्लेन क्या था, x माइनस वाई प्लस जेड था। एक बार चेक कर लेता हूँ, x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन निकालते हैं। ध्यान रखना ये दोनों इसके परपेंडिकुलर नहीं है, इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन जाएगा वो प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके, ठीक है, जो प्लेन निकालना है हमें। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जरूरी है। तो पहले तो दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन जाएगा, फॉर्मूला पहली इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक। दोनों का नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि जब दो चीज परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो देखो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, इसका नॉर्मल वेक्टर आएगा x का कोफिशिएंट i, y का कोफिशिएंट माइनस j, z का कोफिशिएंट प्लस का k। ये हो गया इसका नॉर्मल वेक्टर। इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे नहीं निकलेगा क्योंकि दो x हैं तो एक x बनाना पड़ेगा। पहले लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कैसे बनाते हैं वो भी देख लो। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा वाई प्लस 4 लैम्डा जेड माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2 लैम्डा प्लस 1 x। फिर इसमें से और इसमें से y कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3 लैम्डा प्लस 1 y। इसमें से और इसमें से 4 z कॉमन ले लिया तो 4 लैम्डा प्लस 1 z। फिर ये माइनस 5 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। कांस्टेंट में से एंड में कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो x का कोफिशिएंट आ गया, y का कोफिशिएंट आ गया, z का कोफिशिएंट आ गया। अब यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा सेकंड वाला। क्या आएगा वो नॉर्मल वेक्टर? x के कोफिशिएंट से, y के कोफिशिएंट से, z के कोफिशिएंट से। तो आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 i, 3 लैम्डा प्लस 1 j, 4 लैम्डा प्लस 1 k। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया इसका नॉर्मल वेक्टर, ये है इसका नॉर्मल वेक्टर। हमें पहले ही बता रखा है ये प्लेन और वो प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, वही निकालना है हमें। तो लैम्डा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे ये उसके परपेंडिकुलर हो जाए। ये बोलो ये बोलो ये बोलो, तीनों एक ही इक्वेशन है, तो ये उसके परपेंडिकुलर हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनके जो नॉर्मल होंगे वो भी परपेंडिकुलर होने चाहिए, अभी पढ़ा हमने। तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, हमें साफ पता है, ठीक है। तो n1 का डॉट प्रोडक्ट n2 के साथ 0 आना चाहिए इस केस में, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करते हैं, n1 का डॉट प्रोडक्ट n2 के साथ। डॉट प्रोडक्ट अच्छे से पढ़ा है, i वाले का i वाले से, यहाँ 1 है, यहाँ 2 लैम्डा प्लस 1 है, तो आएगा 2 लैम्डा प्लस 1। ये सही नहीं चल रहा है, ठीक है। प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 का होगा माइनस 1 से, तो आ जाएगा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1। 4 लैम्डा प्लस 1 का होगा प्लस 1 से, तो आएगा 4 लैम्डा प्लस 1 और उसकी वैल्यू रख देंगे 0 के बराबर। सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 2 6 माइनस 3 3 लैम्डा, 1 माइनस 1 कट गया, प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा आया हमारा माइनस 1/3। लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/3 आई, उसको उठा के इस इक्वेशन में रखो यहाँ और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, या फिर उसको उठा के यहाँ रख दो
तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको सॉल्व कर दो, इसको क्योंकि ये पहले से ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया हुआ है, तो यहीं रख दो, इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी फाइनल। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू वापस रखनी बहुत जरूरी है, अगर तुम नहीं रख के आओगे तो एक नंबर डेफिनेटली कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि तुमसे लैम्डा की वैल्यू नहीं पूछी है उसने क्या पूछा है? वो इक्वेशन जिसपे जो वो प्लेन की इक्वेशन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो, ये और इसके भी परपेंडिकुलर हो। ये वाली अभी इनके इंटरसेक्शन से तो पास हो रही है, बट जब लैम्डा की वैल्यू -1/3 रख देंगे तो ये वाली उसके परपेंडिकुलर भी हो जाएगी। खत्म बात। लैम्डा की वैल्यू -1/3 रखते हैं तो ये हो जाएगा -2/3, -3/3 कट के हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो जाएगा -4/3 और ये हो जाएगा +5/3। ठीक है, इनको सॉल्व कर दो। ठीक है, ये सॉल्व करने पे 1 - 2 3 - 2 1/3 आएगा। ये तो माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है, तो y ही 0 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है x और z में ही इक्वेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/3 आएगा और बाकी तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो आराम से। फिर 3 कॉमन लेके उधर भेज देना, हो गया क्वेश्चन। एंड में इसको सॉल्व करके आना जरूरी है, वरना एक नंबर तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, कोप्लेनैरिटी पढ़ते हैं, कोप्लेनैरिटी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इस वीडियो में जितना ज़्यादा खत्म हो जाए। तुम 2 बार में देख सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, चलो तो बच्चों आगे है हमारा कोप्लेनैरिटी ऑफ 2 लाइंस, कि कैसे चेक करेंगे 2 लाइन सेम प्लेन पे लाई कर रही हैं। पहले इसका मतलब समझो। देखो, हमें 2 लाइन दी हुई है कोई भी, R = A + λb। अब वापस से कंफ्यूज मत हो जाना, लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से ही होती है, वो हमने सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, लाइन, प्लेन की बात नहीं हो रही, लाइन की बात हो रही है। तो ये फर्स्ट लाइन है तो A1 B1 ले लेते हैं, सेकंड लाइन होगी तो A2 और B2 ले लेंगे और म्यू B2। ठीक है, तो देखो यहां पर ये 2 लाइन दी हुई है, ये दोनों लाइन कोप्लेनर होनी चाहिए। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन से पास करें। ठीक है, या कोई एक प्लेन हो जिसपे दोनों लाइन लाई करें। ठीक है, कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी पढ़ रहे हैं हम, कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी के नाम से टॉपिक है। ठीक है, वैसे तो हम डायरेक्ट भी कंडीशन मैं लिख सकता हूं, बट मैं करके दिखा देता हूं कि कैसे आई है ताकि तुम्हें याद रहे। अगर 2 लाइन कोप्लेनर है तो वो या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी या फिर वो दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, तीसरी टाइप की लाइन जो कोप्लेनर नहीं होती हैं वो स्क्यू लाइंस होती हैं, उनसे तुम एक प्लेन नहीं खींच सकते। इससे भी एक प्लेन खींच सकते हो, इससे भी एक प्लेन। अभी इस केस में वो प्लेन बोर्ड है। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड पे लाई कर रही हैं दोनों लाइन, ये वाली भी, तो वो बोर्ड है। तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन। ठीक है, अब देखो क्या करना है। सबसे पहले अगर मैं इसका पैरेलल वेक्टर लूं B1 और इसका पैरेलल वेक्टर लूं B2, ठीक है, तो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करूं। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी तुम्हें पता चल जाएगा। B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास ये एक वेक्टर आ जाएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के ऊपर, क्योंकि 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने से ऐसा वेक्टर आता है जो कि उन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। दोनों पे परपेंडिकुलर होगा तो मतलब प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये ऐसा वेक्टर आ गया जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर मैं, अब ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, अगर मैं A2 में से A1 माइनस कर दूं, A2 क्या है, इस लाइन पे पड़ेगा कोई पॉइंट, A1 क्या है, इस लाइन पे पड़ने वाला कोई पॉइंट। अब इसमें से ये माइनस कर दूं तो मुझे एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि A2 से A1 पे जा रहा होगा। ठीक है, कोई भी वेक्टर मिल जाएगा A2 से A1 पे जा रहा होगा, जो सॉरी A1 से A2 पे जा रहा होगा। तो
A2 माइनस A1 करके मुझे वेक्टर मिल गया जो कि A1 से A2 पे जा रहा है। और ध्यान दो ये जो वेक्टर होगा ये उस प्लेन पे ही लाई करेगा, जैसे कि बोर्ड पे लाई कर रहा है, ठीक है, उस प्लेन पे लाई करेगा जिस प्लेन पे वो लाइंस लाई करेंगी। अब हमारे पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर है जो बाहर की तरफ आ रहा है, वो ये है, एक वेक्टर ये है, तो इन दोनों का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे, वो 0 आएगा, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ 0 आएगा, ठीक है बच्चों। तो यही होगी हमारी कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी, ध्यान रखना बस। अगर ये होता है, ठीक है, क्योंकि तुम उसका डायग्राम नहीं बना सकते लाइन का डायग्राम बनाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर निकालो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर जो पॉइंट होगा उसको A2 में से A1 माइनस करो या A1 में से A2 माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी को भी माइनस कर दो, उनका डॉट प्रोडक्ट करो। अगर वो 0 आ रहा है तो वो दोनों लाइन कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं। ये था जब वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। अगर वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो तुम्हें पता है दोनों का B1 B2 आपस में सेम होगा, ठीक है। तो B1 और B2 के बीच का B1 और B2 सेम होगा तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यहीं क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो समझ लेना वो दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस हमेशा कोप्लेनर होती हैं। तो ध्यान दो यहां पर, अगर तुम्हें किसी तरह पता चल जाए वो दो लाइन पैरेलल हैं तो ध्यान रखना पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। उसमें तुम्हें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी तुम बाई चांस नहीं पहचान पाते हो कि वो पैरेलल लाइंस है और B1 का B2 से क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो वो क्रॉस प्रोडक्ट ही 0 आ जाएगा। वहीं से तुम समझ जाना अरे ये तो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन तो हमेशा होती है, तो लिख के आ जाना पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बस, ठीक है। तो यहां से हमने पढ़ ली कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी। इसका क्वेश्चन ना तो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना हमें करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें B1 B2 उठाना है। अब तक इतनी आदत हो गई होगी कि ये चीज सॉल्व कर लोगे। ये डिटर्मिनेंट मेथड से होगा, एक वेक्टर आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कर देंगे, ये भी एक वेक्टर आएगा, I का I से, J का J से, K का K से, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास आता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, और उसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर आता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो वो भी कर लेंगे। दोनों टॉपिक अभी खत्म करते हैं, उसके लिए नई वीडियो की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटी छोटी काफी वीडियो हो गई हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड पॉइंट, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ठीक है। तो हाँ सॉरी बच्चों, तो हमें एक पॉइंट दे रखा होगा, कोई भी वो पॉइंट हो सकता है, x1 y1 z1, ये गिवन पॉइंट है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन से निकालना है, ठीक है। ये रहा प्लेन जिसकी इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अगर ये d इस तरफ है तो इसको इधर ले आना, फिर ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। इक्वल टू में 0 होना चाहिए जब तुम ये फॉर्मूला लगाओ प्लीज, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे तुम, जो ये डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, ये वाला डिस्टेंस d होगा, इसका प्रूफ नहीं देखेंगे, इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और अगर तुम्हें करना ही है प्रूफ तो पहले ओरिजिन से इस पॉइंट का
प्लेन का डिस्टेंस निकाल लेना, फिर इसका निकाल लेना, दोनों को माइनस कर देना, वैसे हो जाएगा। बट हम उधर नहीं जाएंगे, यहां देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूले में डालेंगे। और जो फॉर्मूला है डी डिस्टेंस का वो ये है, पहले पॉइंट डालो फॉर्मूले, सॉरी पॉइंट डालो कहाँ, इक्वेशन में। तो इक्वेशन बन जाएगी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, फिर उसको डिवाइड कर दो, जो भी x y z के कोफिशिएंट्स होंगे तो वो आएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, बस ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट निकल जाता है, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, ताकि तुम्हें पता चल जाए पॉइंट कैसे डालने हैं। वैसा तो सेल्फ ऑब्वियस है, ये आराम से कर सकते हो, बट फिर भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि काफ़ी ईजी है। तो हमें जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन, ये सब रब नहीं करते। अब जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो रेड पेन से कर रहा हूँ, 2, 5, -3, 2, 5, -3 ये दिया हुआ है पॉइंट। इसका डिस्टेंस निकालना है हमें, एक प्लेन से जो प्लेन दिया हुआ है r डॉट 6i - 3j प्लस 2k इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये दी हुई है प्लेन की इक्वेशन। ध्यान दो, हमें प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई कर लो, r क्या है, xi प्लस yj प्लस z मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का x से होगा तो ये हो जाएगा 6x, -3 का y से तो -3y, 2 का z से तो प्लस का 2z, ये 4 है, इसको लेफ्ट साइड लाना जरूरी है, इक्वल टू 0। ध्यान रखना कांस्टेंट तुम्हारा लेफ्ट साइड में आ जाए। अब वो प्लस का d हो माइनस का d, इससे मतलब नहीं है, कांस्टेंट लेफ्ट साइड में आना चाहिए, खत्म, ये आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, इस इक्वेशन में पहले पॉइंट डालना है, पॉइंट कौन सा दे रखा है ये, और फिर कोफिशिएंट्स के स्क्वायर से ऐड करके रूट कर देना है, खत्म बात। तो डिस्टेंस क्या आएगा, इधर देखते हैं, फॉर्मूला ये रहा, पॉइंट ये रहा 2, 5, -3, x की जगह डालो 2 तो 6 × 2 12, y की जगह डालो 5 तो 5 × 3 -15 प्लस z की जगह डालो -3 तो -3 × 2 माइनस का 6 -4 ऐसे की ऐसा ही आएगा। डिवाइड में सबसे पहले तो मॉड लगाना मत भूलना, डिवाइड में अंडर रूट, x का कोफिशिएंट 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का कोफिशिएंट -3 उसका स्क्वायर 9, z का कोफिशिएंट 2 उसका स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो क्या आ रहा है, 6 + 4 ये हो गया 10, ये हो गया -25 प्लस 12 तो -13, मॉड लगाएंगे तो वो बचेगा ऊपर 13, नीचे ये 9 and 4 13, ये नीचे आएगा 7, तो ये आ गया डिस्टेंस 13/7, खत्म बात। ठीक है, रूट में भी छोड़ के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो रूट में छोड़ के आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे इजी टॉपिक है, इसके ऊपर भरे पड़े 4-5 क्वेश्चन, अभी के अभी सारे ट्राई कर लेना। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो हमें एक लाइन दे रखी होगी और एक प्लेन दे रखा होगा, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्लेन बना लेते हैं। ये हो गया अपना प्लेन, ये हो गई लाइन जो उसको यहां इंटरसेक्ट करके जा रही है, ऐसे स्पेस में आ रही है, यहां इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये हो गया वो एंगल जिस पे वो उसको काट रही है, थीटा। ठीक है, अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा है तो मैं प्लेन को भी ऐसे बना लेता हूं, ऐसे करके, ये है हमारा प्लेन। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ अंदर की तरफ। ठीक है, तो हमें जो एंगल निकालना है वो ये वाला निकालना है, थीटा। ठीक, हमें पता है प्लेन यहां है तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर यहां होगा, ये हमारी लाइन है।
ठीक है, लाइन। तो इसकी इक्वेशन r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b होगी। तो इसका जो b वेक्टर होगा वो इसके अलाउंग होगा, ये हो गया इसका b वेक्टर। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देख सकते हो, हमारे पास लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा, प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। अगर तुम उनके बीच का एंगल निकालोगे तो दो प्लेन के बीच का एंगल बड़े आराम से निकल जाएगा। वो आएगा क्या, 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, वैल्यू पुट कर देना, तुम्हें थीटा आ जाएगा। 90 माइनस थीटा आ गया तो थीटा आने में क्या दिक्कत है। ठीक है, या फिर जो भी एंगल आएगा उसे 90 में से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं जरा। ठीक है, सबसे पहले इस एंगल को हम लोग क्या मानते हैं, एल्फा, और हमें पता है एल्फा प्लस थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, अब दो, एक प्लेन ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं। प्लेन दे रखा है हमें, अभी मैं जनरल फॉर्म नहीं ले रहा हूं, सीधा एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक लाइन ले रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद उसको कर दे रहा हूं ताकि हमें क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0, ये है हमारा प्लेन। लाइन हमें दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म ले लेता हूं, x माइनस 2y3, 3 माइनस y/4, z प्लस 1/6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लाइन में से दो चीजें लाइन में से एक चीज निकालनी है b वेक्टर, यानी कि उसका पैरेलल वेक्टर, और प्लेन में से निकालना है उसका परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि n वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, एक बार देख लेता हूं वीडियो चल रही है कि नहीं। हाँ, तो देखो प्लेन में से नॉर्मल वेक्टर निकालना काफी इजी है। कैसे निकालेंगे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, कोफिशिएंट से, x y z के कोफिशिएंट से। तो हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k, बड़े आराम से। इसका पैरेलल वेक्टर याद करो, डिनोमिनेटर से निकालते थे, तो अगर 3i 4j 6k करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, मैंने पहले ही बोला था x y z तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, तीनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, हो गई गड़बड़। ठीक है, तो इसको पहले पॉजिटिव करेंगे, माइनस कॉमन लेके नीचे भेजेंगे, या फिर ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे हुआ माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अब y पॉजिटिव है, ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो y माइनस 3। तो अब आ जाएगा इसका जो b वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, 3i, यहां से लिया, यहां से माइनस 4j प्लस 6k, ये आ गया इसका पैरेलल वेक्टर। ठीक है भाई, अब देखो क्या है, अब हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालेंगे तो वो हमें अल्फा मिल जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया cos अल्फा इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट n डॉट b डिवाइडेड बाय n का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ध्यान दो, cos अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा, थीटा उधर भेजेंगे तो अल्फा है 90 माइनस थीटा, अल्फा की वैल्यू है 90 माइनस थीटा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू अगर मैं cos 90 माइनस थीटा रख दूं, मतलब अल्फा की वैल्यू सिर्फ 90 माइनस थीटा, तो ये cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा तुम्हारा। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूले में एंड में साइन इनवर्स दे रखा है। तो साइन थीटा की वैल्यू अभी भी इसी के इक्वल रहेगी, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताओ कितना आएगा, 3 इंटू 2 6, माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस का 12, 6 इंटू 4 24, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड होगा √29, इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 3 जा 9 प्लस 16 प्लस 36। ठीक है, तो ये हो गया 25 प्लस 36, 35 25 हो गया 60 61, तो ये हो गया √29 √61। एंड में ये एंगल जो होगा वो होगा थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ऊपर आया हमारा 36 प्लस 6 42 डिवाइडेड बाय √29 इंटू √61। मल्टीप्लाई करना है करके आ जाना, रैशनलाइज करना है करके आ जाना, टाइम बचे तो, वरना ऐसे ही छोड़ के आना। ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेगा, ये एकदम सही है। ध्यान रखना एंड में
तुम्हें एंगल बी और एन के बीच में नहीं निकालना है, ये वाला निकालना है, तो उस एंगल को 90 माइनस थीटा जरूर लिख के आना, वरना तो वैसे ही 1 नंबर कट जाएगा, सारी जानकारी पहले से। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हमने पढ़ लिया। यहां पर तुम्हारा बेसिक 3D खत्म होता है, जो भी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस टिल मिसलेनियस इससे हो जाएंगे। मिसलेनियस के बाद आता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है, फिर आता है इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन, फिर आता है इमेज एंड फोटो परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट इन लाइन, इमेज एंड फोटो परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट इन प्लेन। ये 4 टॉपिक के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखना, इसके बाद ही बनाऊंगा, तो उसी से तुम्हारे वो क्वेश्चन क्लियर होंगे जो कि मेन टफ वाले क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं के आने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तब तक पहले अपनी बेसिक एनसीईआरटी खत्म कर लो, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे जाना। चलो बाय बाय बॉयज, फिर मिलते हैं बच्चों, सॉरी नॉट बॉयज, बॉयज एंड गर्ल्स, बाय बाय बच्चों।